Good evening to everyone. Very good evening to all. विश्वराज, आयुषी, अनुराग, मनीषा, तिलक। देखिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, बाकी लोगों को भी जुड़ने देते हैं, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तब तक देखिए जितने लोग जो है जुड़ चुके हैं वो बता दीजिए आपको जो है वीडियो वॉइस क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है। चलिए भाई बताइए, वीडियो और वॉइस क्लियर है या नहीं है। बाकी जो लोग जुड़ चुके हैं, अगर किसी का कोई डाउट रहता है, देखिए क्लासेस से रिलेटेड जो अभी तक आपको मिली है क्लासेस और जिसका डाउट हम आज कंडक्ट करने वाले हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ओके ओके। गुड इवनिंग नितेश जी। गुड इवनिंग पूजा। चलिए जल्दी से जल्दी देखिए जुड़ जाइए, फिर लाइव सेशन को जो है कंटिन्यू करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो आपके जो है प्रोवाइडेड क्लासेस जो आपको जो है पहले भी मेंशन कर दिया गया था, ठीक है। जिसमें हमारे पास मेजर जो टॉपिक रहेंगे आज की क्लास में जो मेजर टॉपिक है वो है, एक तो आपका डकरी से रिलेटेड रहेगा हमारे पास, पोल्ट्री रिलेटेड, और गोटरी से रिलेटेड जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। गोट फार्मिंग, डक फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन जो है आज की क्लास में होने वाले हैं। गुड इवनिंग। चलिए देखिए जल्दी से जल्दी जो है लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए जल्दी आपका वसंत सोलंकी जी, जल्दी आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। विद इन टाइम आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपका ये फूड से रिलेटेड टॉपिक है भाई कृतिका जी, फूड से रिलेटेड जो है टॉपिक है जो आप पूछ रहे हैं, HACCP एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा देखिए इस पर भी थोड़ा ध्यान रखिए कि आपका जो लाइव डाउट सेशन होने वाला है आज का, देखिए एग्रीकल्चर का है हमारे पास जो डाउट सेशन है। एग्रीकल्चर में भी जो यूनिट आपकी इंडियन फार्मिंग सिस्टम की है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई डाउट आपका रहता है तो आप बता सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते, देखिए आपका जो क्वेश्चन है HACCP यानी कि हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट से रिलेटेड है, तो फूड वाले टीचर जो है ज़्यादा अच्छे से आपको इसको बता पाएंगे। बिल्कुल, देखिए रिवीजन भी आपका होगा कंटिन्यूसली, जैसे आपका एग्जाम जो है पास में होगा उससे पहले जो हम डेली बेसिस पर लाइव डाउट सेशन ही कंडक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए शायद आपका जो एग्रीकल्चर वाला है, ठीक है, जो आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर एग्रीकल्चर जो स्पेसिफिक है वहां पर आपसे जो है डोमेन सब्जेक्ट से भी स्पेसिफिकली पूछा जाता है, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट का शायद वहां पर अलग अलग से स्पेसिफिकली पूछा जाता है आपसे। साइंटिफिक नेम बहुत सारे मनीषा जी कह रही हैं, तो देखिए पर्टिकुलरली जो आपकी मेजर मेजर क्रॉप्स रहते हैं, देखिए उन पर आपने ध्यान देना है, ठीक है। उनके साइंटिफिक नेम रिलेटेड आपने बात करनी है, उसी पर जो है ज्यादा फोकस करना है। बाकी जो कुछ मेजर मेजर डिजीजेस रहती हैं उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा याद कर लेना है, ठीक है। उनका जो साइंटिफिक नेम रहता है उसके बारे में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। बाकी क्रॉप का जो आप स्पेसिफिकली लेकर के चलिएगा कि आपको जो है याद होने चाहिए, जितनी भी हमारे पास मेजर क्रॉप्स रहती हैं उनके साइंटिफिक नेम आपको जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार देखिए हम जो है यहाँ पर ज्यादा ही कंसेप्ट का पढ़ने जो है शुरू कर देते हैं, और हमारे पास ये जो बिल्कुल जनरल से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं बोटेनिकल नेम से रिलेटेड, काउजल ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, तो वहां पर जो हम फंस जाते हैं फिर। तो ये चीजें आपके साथ ना हो, तो इस तरह से आपने जो है पढ़ना है, अच्छे तरीके से जो है मेमोराइज कर लीजिए, जितना आप कर सकते हैं उतना आप मेमोराइज कीजिए इन चीजों को, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर हमारे पास डेटा रहता है, स्टेटिस्टिक्स हैं देखिए आपके एग्रीकल्चर के सिलेबस में। और इसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पर जो साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम, या जो अदर डिजीज कॉजल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या पेस्ट के नेम रहते हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि कई बार किसी डिजीज के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो डायरेक्ट जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म ही मेंशन कर दिया जाता है कि कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द पर्टिकुलर डिजीजेज, और ऑप्शन दे दिए जाते हैं 4, तो उसमें से आपको फिर साइंटिफिक नेम बेसिस पर ही छांटना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए डिजीजेस को, देखिए नितेश पंडित जी कह रहे हैं डिजीज का नाम याद रखना थोड़ा टफ हो रहा है इनके लिए। तो देखिए यहाँ पर आपने जो है पूरे के पूरे फैमिली को लेकर के जो है डिजीज के बारे में याद करना है, ठीक है। पूरी पूरी फैमिलीज, जैसे वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो सोलेनेसी फैमिली के जो है स्पेसिफिक इंसेक्ट हो गए। अगर हम बात करें क्रूसीफेरी फैमिली के तो उसके 2-3 स्पेसिफिक इंसेक्ट हो गए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपने याद करना है। सीरियल के 2-3 स्पेसिफिक इंसेक्ट हो गए, ठीक है। जैसे आर्मी वॉर्म है आपका, जो आर्मी वॉर्म है ये आपका सीरियल में, पल्सिस में, लेग्यूम्स में, वेजिटेबल्स में, सब में देखा जाता है। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जिसे कहा जाता है। वहीं पर इसकी एक और फॉर्म होती है स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो लीफ ईटिंग कैटरपिलर और बोरर दोनों की तरह जो है वहां पर काम करता है, ठीक है।
तो ऐसे आपने थोड़ा यहाँ पर कैटेगराइज कर देना है, क्रॉप्स को आपने कैटेगराइज कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करने में जो है इजी हो जाएगा, इस बात पे ध्यान देना आपने, ठीक है। कैटेगराइज कर देना है क्रॉप्स, जैसे सीरियल्स के, पल्सिस के, तो उनके जो स्पेसिफिक 2 से 3, ज्यादा नहीं याद कीजिए, स्पेसिफिक 2 से 3 ही इंसेक्ट पेस्ट विद आपका उसका जो साइंटिफिक नेम रहता है वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल, देखिए मनीषा शर्मा जी, आपका कंप्लीट जो है ये कराया जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हम इसके बारे में जो है बात करेंगे, इसको जो है हम कंप्लीटली देखेंगे इस बारे में, ठीक है। देखिए ब्लड मिल की अगर बात करें तो देखिए ये मोस्ट कॉमनली आपका एक तरह से, जैसे देखिए कोई भी पर्टिकुलर एनिमल है, अब एनिमल की जब स्लॉटरिंग की जाती है, ठीक है, वैसे तो आपका ये भी अलग से टॉपिक रहता है, बट हम फर्टिलाइजर के रूप में एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल लाते हैं इस तरह की चीजों को। जैसे जो ब्लड मील है देखिए, इसको हम जो है एक तरह से नॉर्मली फर्टिलाइजर के रूप में और कई बार फीड के रूप में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। कोई स्लॉटरिंग हाउसेस वगैरह रहते हैं, वहां पर जो एनिमल का ब्लड कलेक्ट किया जाता है उसको कंडेंस फॉर्म में करके जो है उसके अलग से उसमें कुछ एडिशन करके जो उसका कैरियर मटेरियल वगैरह उसमें ऐड करके जो है फर्टिलाइजर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो अच्छे सोर्स होते हैं, नाइट्रोजन के अच्छे सोर्स होते हैं और अदर न्यूट्रिएंट के जो है अच्छे सोर्स ये माने जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए बोन मील होता है, जैसे ब्लड मील है वैसे बोन मील भी होता है। बोन मील यानी कि जैसे जो हड्डियां बच जाती है देखिए, ठीक है, जो फॉस्फोरस में रिच होती है, कैल्शियम में रिच होती है, तो वो न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकती हैं क्रॉप्स के लिए, तो उनको भी फर्टिलाइजर फॉर्म में जो है कन्वर्ट करके जो हम खेतों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। नमस्ते भाई बलराम राजपूत जी। तो डेयरी, पोल्ट्री, डकरी, ये सारे सिस्टम में डिजीजेज ऑर्गेनिज्म है, वैक्सीन है, कौन सा याद करें सेलेक्टिव। तो देखिए पोल्ट्री में आपको 2 से 3 डिजीज को याद रखना है, आज उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। उन डिजीजेज पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, उनसे रिलेटेड जो आपका ट्रीटमेंट बनता है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ट्रीटमेंट पर भी छोड़ दीजिए। मेजरली कौन सी डिजीज है, ओके, मेजर डिजीज कौन सी है, और इसके अलावा इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन रहता है, और ध्यान देना वो वायरल डिजीज है या फंगल डिजीज है या प्रोटोजोन से कॉज होने वाली डिजीज है, बस इतना ही याद करना है। वैक्सीनेशन भी छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए, वैक्सीनेशन छोड़ दीजिए, क्योंकि जो जनरल क्वेश्चन इससे बनते हैं वो आपके बनते हैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कॉजल ऑर्गेनिज्म के कि कौन है। कई बार तो सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि जो पर्टिकुलर डिजीज है ये वायरस से होती है, फंगस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। तो आप जो है वहां पर वैक्सीनेशन को छोड़ दीजिए, बाकी का आप जो है उसको 3 से 4 डिजीज मेन यहाँ पर भी हम बात करेंगे, पोल्ट्री की जो मेन डिजीज है, ठीक है, उनको आपने याद रखना है, ठीक है। मिली बग इंसेक्ट को किल करने का सोल्यूशन क्या है, तारिका जी कह रहे। तो देखिए जितने भी हमारे पास बग्स होते हैं, ठीक है, बग्स कैसे होते हैं तो आपने समझ जाना है, जहां पर भी बग टर्म आती है यानी कि वो किस तरह के इंसेक्ट है भाई। बग जो होते हैं वो होते हैं आपके सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, कैसे होते हैं वो होते हैं सकिंग टाइप, ठीक है, ध्यान रखते हैं कैसे होते हैं, सकिंग टाइप होते हैं वो, ओके। यानी कि जो एक तरह से सेल सैप को सक करते हैं, प्लांट में जाएंगे, प्लांट पे बैठेंगे, लीफ के ऊपर बैठेंगे, उसके जो जूसेस होंगे उसको जो है वो चूस लेते हैं, सक कर लेते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट को हम क्या कहते हैं, सकिंग टाइप ऑफ पेस्ट कहते हैं, और इनमें जो माउथ पार्ट होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट जो इनमें पाए जाते हैं। तो जो बग है, बग भी एक ऐसा ही कीट होता है जो पहले क्या करता है, पहले वो अपने जो उसका डंक होता है, ठीक है, उसको पहले जो है पत्तियों में छोड़ेगा, फिर जो है अपने डंक के थ्रू ही वो अपने मुंह से एंजाइम रिलीज करता है, और फिर उसमें जो है प्रॉपर सॉल्यूशन बना देता है लीफ के ऊपर, फिर उसको वापस से जो है फूड के फॉर्म में क्या कर लेता है, सक कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी सकिंग टाइप ऑफ पेस्ट होते हैं इसमें आपने ध्यान देना है, इनके कंट्रोल के लिए हम जो है मेजरली मोनोक्रोटोफॉस एक केमिकल आपके पास आता है, ठीक है, मोनोक्रोटोफॉस, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इमिडाक्लोप्रिड वो काफी ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, चाहे बग्स हो, चाहे आपके ये एफिड्स हो, चाहे व्हाइट फ्लाई हो, इनके लिए काफी अच्छा होता है, ठीक है। और इसके अलावा देखा जाए तो डाइमिथोएट जो रोगर के नाम से मार्केट में मिलता है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड इनके कंट्रोल के लिए माना जाता है, ठीक है। देखिए मेजर जितनी ब्रीड है हमारे पास सबके नहीं करने हैं, जो मेजर मेजर आपके पास हैं, जैसे मैंने मेंशन भी किया है कि फैट सबसे ज्यादा किस मिल्क ब्रीड में पाया जाता है, सबसे ज्यादा मिल्क यील्डर कौन सी है, इंडिया की कंडीशन में सबसे ज्यादा सही कौन सी है, इंडिजिनस ब्रीड सही कौन सी है, या एक्सोटिक ब्रीड सही कौन सी है जो इंडिया में पाली जाती है। जैसे एक्सोटिक ब्रीड डेयरी के केस में अगर बात करें जो इंडिया में पाली जाती है तो हॉलिस्टीन फ्रीजन सबसे ज्यादा दूध देने वाली है। इंडिया की अपनी जो ब्रीड है उसमें साहिवाल सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है। लैक्टेशन की बात करें तो देखिए हॉलिस्टीन फ्रीजन का कितना रहता भी, लगभग 8000 केजी तक का पर लैक्टेशन यहाँ पर जो है इसकी मिल्क यील्ड जो है हो सकती है, ठीक है, लगभग वेरी करता है, वो भी कंडीशन पर जो है यहाँ पर वेरी करता है। वैसे बस यही चीजें आपको पर्टिकुलरली याद यहाँ पर रखनी है।
बाकी जो माइनर ब्रीड है उन पर नहीं जाना है, फिलहाल के लिए उन पर नहीं जाना है। अगर आपके लिए ज्यादा टफ हो रहा है मेमोराइज करना, तो जो मेजर ब्रीड है उनको याद करना, उनके जो लैक्टेशन रहती है पर लैक्टेशन वो कितने मिल्क यील्ड करती है वो याद रखना है, ठीक है। बाकी सारे के सारे देखिए फिजिकल कैरेक्टर पे नहीं जाना है, मिल्क की फैट परसेंटेज क्या है उसको उसको ध्यान देना है। बाकी जो ओवरऑल इनका अगर हम बात करें, ठीक है, ये ब्रीड कहाँ से ओरिजिनेटेड है वो ध्यान रखना है, बस इन चीजों का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड आपका कंप्लीट टेबल प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। जो आपके ब्रॉयलर रहते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, 1 से 2 क्वेश्चन हमारे पास इससे रिलेटेड भी, इसकी फीडिंग से रिलेटेड भी यहाँ पर है, ठीक है। 3 से 4 जो है अलग अलग इनके क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, स्टेप वाइज जो है इनको फीडिंग कराई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेज फीडिंग कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है पर्टिकुलरली जो भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है भोजन दिया जाता है, पर्टिकुलर विद शेड्यूल के साथ जो भोजन दिया जाएगा भी, ठीक है। कि अभी जो हमने रखा था कि इनको जो हम 200 से 250 ग्राम जो है फीड इतने टाइम पे देंगे, अगले दूसरी बार जो है फिर से इतना फीड देंगे, तीसरी बार जो है इतना फीड देंगे, दिन में कितनी बार फीड देना है, कितना क्वांटिटी में फीड देना है, ठीक है, क्या क्या न्यूट्रिएंट उसमें ऐड करने हैं। तो वो जो एक तरह से प्रॉपर स्टेप वाइज जो यहाँ पर हम फीड प्रोवाइड करते हैं, या उसकी उम्र के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर फीड प्रोवाइड कराया जाता है उसे फेज फीडिंग कहा जाता है आपका, ठीक है। पर्टिकुलरली कंप्लीट देखिए टेबल इसका मेंशन है आपकी क्लास में। देखिए पायल शर्मा जी, जो आपका ये पर्टिकुलर जो सिलेबस है देखिए इससे काफी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सिलेबस ही बिल्कुल ही नया सिलेबस है, इनमें से देखा जाए तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें देखिए आपका पर्टिकुलर इस सिलेबस की, तो ये दूसरे किसी भी सिलेबस से मैच नहीं करता जो एग्रीकल्चर का सिलेबस आपके इस एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम के लिए दिया गया है। तो इसलिए इसके कोई पीवाईक्यू स्पेसिफिकली तो नहीं मिलेंगे। बाकी जो दूसरे एग्रीकल्चरल एग्जाम रहते हैं वहां पर जो लाइफ स्टॉक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, पशुपालन संबंधित जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, वो वही पूछे जाते हैं जो जिस टॉपिक पर फोकस करके आपको सारी सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। जैसे इनका फीड हो गया, और सबसे ज्यादा ब्रीड से पूछे जाते हैं, ब्रीड जो है सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी है, ब्रीड का ओरिजिन कौन सा है, ठीक है। वो सारी चीजें जो है मेनली यहाँ पर पूछी जाती है, चाहे गोटरी की बात करें या दूसरी हम पोल्ट्री की बात करें, चाहे डेयरी ब्रीड की बात करें, ठीक है। तो सभी में ही ये जो है ज्यादातर क्वेश्चन आपके बनते हैं। बट यहाँ पर सिलेबस आपका थोड़ा डाइवर्स कर दिया गया, थोड़ी हाउसिंग मैनेजमेंट भी यहाँ पर ऐड कर दी गई, पूरा का पूरा फार्मिंग सिस्टम ऐड कर दिया गया इनसे रिलेटेड। तो इसलिए हम डाइवर्स लेकर के यहाँ पर चलेंगे। जो अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं ब्रीड रिलेटेड वो भी हमने यहाँ पर कवर किया, बाकी जो हाउसिंग रिलेटेड पूछा जाता है, डिजीज मैनेजमेंट रिलेटेड पूछा जाता है, वो भी हमने यहाँ पर कवर किया, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल देखिए नया है, इससे रिलेटेड कोई पीवाईक्यू जो है मिलना काफी ज्यादा टफ रहता है। बाकी जो मिलते हैं वो आपके ब्रीड से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड ही ज्यादातर देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। तो वो सारा का सारा कंटेंट जो है कवर कराया गया है। तो डेयरी का भी पीडीएफ बना दीजिए, जैसे आपने गोट का एक पीडीएफ में किया है, देखिए कंप्लीटली जो है शायद अवेलेबल करा दी गई है, बाकी एक बार फिर चेक करा दिया जाएगा, ठीक है, कर दिया जाएगा। और देख लेंगे हम जो टॉपिक नहीं है इस तरह से अवेलेबल आपको उसको जो है टेबल फॉर्मेट में बना करके प्रोवाइड कर देंगे रागिनी जी, ठीक है, ताकि आपको टेबल से पढ़ने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है भाई। देखिए निकिता जैन जी, सारे के सारे मत कीजिए आप, जो मेजर मेजर है जैसे टोटल सीरियल, हर एक सीरियल का भी छोड़ दीजिए, टोटल सीरियल प्रोडक्शन कितनी हुई, ठीक है, एरिया कितना था, बस इतना सा याद रखना है, पूरे के पूरे सीरियल को एक में ही कैटेगरी। टोटल मिलेट प्रोडक्शन कितनी थी, कितना एरिया था, बस इतना सा याद रखना है। टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन कितनी थी, कितना एरिया था। टोटल फूड प्रोडक्शन कितनी थी, कितना एरिया था। ये सारी चीजें जो है बस याद करनी है, एक एक को लेकर के नहीं चलना है, ठीक है, ओवरऑल देख करके चलना है। देखिए वैसे तो अगर हम बात करें आपके जो क्लासेस हैं, ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक है जिनकी जो है 1 से 2 क्लासेस या 2 से 3 क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, इसलिए अगर आप 20 क्लासेस से करते हैं तो आपके लिए जो है सीक्वेंस वहां पर बिगड़ जाएगी। तो इसलिए आप स्टार्टिंग से क्लासेस कीजिए, कंटिन्यू सीक्वेंस के साथ क्लासेस कीजिए, ओके, तब आपके लिए ज्यादा सही रहेगा तरुण जी, ठीक है। तब जब ज्यादा सही से समझ भी पाएंगे और हर एक क्लास को जो है सही से रिलेट भी कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो कुछ जो है 3 से 4 क्लासेस जो पार्ट में यहाँ पर डिवाइडेड हैं, जैसे पोल्ट्री है तो पोल्ट्री की 2 से 3 क्लासेस हमारे पास रहती हैं। तो अगर आप बीच से कहीं से शुरू कर देंगे तो स्टार्टिंग वाला पोर्शन आपका ऐसे रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर करते रहिए आप साथ साथ। बिल्कुल, देखिए डेटाबेस क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है, अदर एग्जाम्स में भी अगर देखें तो कई बार पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन जो है मैक्सिमम, अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा इन डेटा से रिलेटेड जो बिल्कुल न्यूमेरिकल डेटा जहां पे हो,
ठीक है, बिल्कुल न्यूमेरिकल डेटा वाले 2 से 3 क्वेश्चन, सॉरी 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा जो है डेटा रिलेटेड, और इसके अलावा जो अदर डेटा की अगर हम बात करें, जैसे टॉप जो प्रोड्यूसर है इस चीज का पर्टिकुलर क्रॉप का, वो कौन रहा इस ईयर में, तो ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आने की जो है संभावना जरूर रहेगी आपकी यहाँ पर। बाकी ज्यादा फोकस इस पे ना कीजिए, ठीक है, जो डेटा वाला है मेजर मेजर याद कीजिए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। बाकी जो अदर कंसेप्ट है आपके, उन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, चलिए भाई नितेश जी शुरू करते हैं क्लास को। देखिए सारे के सारे जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने जो है यहाँ पर साथ साथ आंसर भी करते जाना है, ओके, ताकि क्लास जो है ज्यादा इंटरेक्टिव हो। और कोई भी डाउट आता है किसी से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, आप जो है बीच में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है, हिंदी वाले जो है यहाँ पर देख सकते हैं सही से, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों, जिस भाषा में आपको समझना है आप जो है पढ़ के समझ सकते हैं भाई। देखिए एग्जैक्ट तो आपको अभी नहीं बताया जा सकता, ठीक है, कि कब तक कंप्लीट होगा, बाकी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप कॉल करके एक बार पूछ लीजिए, ठीक है। बाकी आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, विद इन ए टाइम जो है आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और एग्जाम से पहले आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन हम लेकर के आएंगे, ठीक है। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर, विच गोट ब्रीड इज मोस्ट सुटेबल फॉर फाइबर प्रोडक्शन इन एक्सट्रीमली कोल्ड हाई एल्टीट्यूड रीजन, ये आपको बताना है। देखिए यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है आपसे कि गोट से रिलेटेड, देखिए गोट्री ब्रीड से रिलेटेड है, ऐसी कौन सी गोट्री ब्रीड है जिसका फाइबर काफी अच्छा होता है, ठीक है, जो रेशा होता है उसमें से रेशे जो है काफी अच्छे उसमें से उत्पादन होता है, रेशे का उत्पादन काफी अच्छा होता है। और देखा जाए तो वो कोल्ड वेदर को जो है क्या कर लेती है, एक तरह से टॉलरेट कर लेती है भाई, ठीक है, टॉलरेट कर लेती है, और ज्यादातर वो ठंडे इलाकों में पाई जाती है, और हाई एल्टीट्यूड एरिया में देखने को मिलती है, यानी कि जो पहाड़ी वाले रीजन होते हैं, हिमालयन रीजन होते हैं, वहां पर ज्यादातर देखने को मिलती है, जैसे जम्मू कश्मीर रीजन हो गया, ठीक है, लेह लद्दाख रीजन हो गया, तो वहां पर हमें ज्यादातर देखने को ये मिलती है। तो कौन सी ये गोट है? ऑप्शन देखिए दिया गया, बिताल गोट है, पश्मीना गोट, सिरोही या नूबियान। तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। यहाँ पर देखिए कौन सी हो जाएगी हमारे पास राइट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसका भी बी है बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी है? पश्मीना गोट है, जिसमें से क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है भाई, पश्मीना वूल जो है एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक है, ध्यान रखना क्या की जाती है, पश्मीना वूल जो है एक्सट्रैक्ट की जाती है, जिसका जो है कैसा होता है, बिल्कुल ग्लॉसी फिनिश जो है इसमें देखा जा सकता है, इस वूल का कैसा होता है, इसमें ग्लॉसी फिनिश जो है यहाँ पर होता है। और बिल्कुल जो है ये कैसी होती है, अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी जो है होता है, और इससे जो अदर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जैसे शॉल हो गया, ठीक है, तो वो भी काफी अच्छे दामों में जो है मार्केट में बिकते हैं। तो काफी फाइन फाइबर देखिए इसका रहता है, ठीक है, ग्लॉसी और फाइन फाइबर देखिए हमें इसका देखने को मिलता है। तो जो पश्मीना गोट है, देखिए पश्मीना गोट से जो है पश्मीना वूल निकाली जाती है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। इसके अलावा देखिए वूल के केसेस में अगर हम बात करें तो अंगोरा, अंगोरा गोट का नाम भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो जो अंगोरा है देखिए वो पर्टिकुलरली क्या रहती है, वो गोट की स्पीशीज है आपके पास, ठीक है, कैसी रहती है, गोट की है, बट देखने में अगर हम बात करें तो वो शीप की तरह देखने में होती है। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ऐसी गोट की ब्रीड जो दिखने में शीप की तरह होती है और उसका भी जो फाइबर होता है काफी अच्छा जो है उसमें से भी फाइबर प्रोडक्शन होती है, तो उसका सीधा सा आंसर हो जाएगा अंगोरा, ठीक है। वहीं पर देखिए जो अंगोरा एक तरह का क्या होता है पर्टिकुलरली, एक वो फाइबर भी अंगोरा होता है, देखिए अंगोरा एक तो ब्रीड है, ध्यान रखना है, ठीक है, अंगोरा क्या है, एक तो ब्रीड है गोट की जिसमें से अच्छा फाइबर निकाला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो दूसरे हमारे पास अंगोरा का मतलब रहता है, अंगोरा एक फाइबर का ही नाम है, ठीक है, किसका, एक फाइबर का ही नाम है, जो रैबिट से निकाला जाता है भी, ठीक है, किससे निकाला जाता है, रैबिट से, यानी कि जो खरगोश होते हैं, खरगोश से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है रेशा, उसे अंगोरा कहा जाता है। और जो गोट है कौन सी, अंगोरा, वो एक ब्रीड है, ठीक है, और इससे भी अच्छी क्वालिटी का फाइबर जो है निकाला जाता है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज द करेक्ट डेली मिल्क यील्ड रेंज ऑफ द अल्पाइन गोट ब्रीड, ये बताइए भाई, अल्पाइन गोट ब्रीड की अगर देखा जाए तो डेली बेसिस पर जो है कितना मिल्क यील्ड ये कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितना मिल्क यील्ड जो है ये कर सकती है, मिल्क यील्ड की रेंज क्या रहती है इसकी। देखिए 1 से 1.5 लीटर की है, 3 से 4 लीटर, 2 से 3 लीटर, या आधे से 1 लीटर तक की। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे डेटा रिलेटेड है, थोड़े न्यूमेरिकल वैल्यू रिलेटेड है, इन पर थोड़ा ध्यान देना है आपने, ठीक है, भूलना नहीं है इन चीजों को आपने।
क्लियर है भाई, बिल्कुल सही भाई। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 2 से 3 लीटर। ध्यान देना इस पे, ठीक है। ऐसे आपको याद होगा, अगर आप यहाँ पर लाइव डाउट सेशन में आएंगे, सामने क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, तब आपके दिमाग में भी थोड़ा बैठ जाएगा और पूरी तरह से बैठ गए होगा सभी जितने भी जो है जुड़े हुए हैं, कि अल्पाइन गोट की जो ऑन एन रेंज में, ठीक है, एवरेज रेंज में अगर हम देखें तो लगभग 2 से 3 लीटर दूध जो है वो देती है। ठीक है, और बताइए भाई सबसे ज्यादा मिल्क यील्डिंग ब्रीड कौन सी है, जल्दी बताइए। सबसे ज्यादा मिल्क यील्डिंग ब्रीड कौन सी है गोट की, बताइए भाई। जिसे हम जो है एक तरह से डेरी गोट की क्वीन भी कहते हैं उसे भाई। कौन सी भाई, डेरी गोट के नाम से या क्वीन के नाम से किस गोट ब्रीड को जाना जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए जल्दी से। शीतल नेगी जी कह रही है सानिन। बाकी भी बताइए भाई जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। बिल्कुल, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मनीषा जी, हेतल जी, कृतिका, आंचल, नितेश जी, तारिका, सभी का बिल्कुल राइट आंसर। देखिए क्या हो जाएगा, सानिन। ठीक है, ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा जो मिल्क यील्डर है वो कौन सी है भाई, सानिन है। बताइए अब इसका साथ ही साथ कितनी मिल्क यील्ड जो है इसकी रहती है, बताइए। सानिन की मिल्किंग यील्ड क्या है। देखिए अभी तक मैंने आपको मौका दिया था कि आप थोड़ा क्वेश्चन पूछ लीजिए अगर किसी का कोई डाउट है। अब आपके लिए लाइव डाउट सेशन है तो आपसे भी थोड़े क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे भाई यहाँ पर। तान्या जी कह रही है 400 से 500। बिल्कुल, ठीक है। कितनी होती है भाई, 3 से 4 लीटर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसे जो है क्वीन ऑफ डेरी गोट भी कहा जाता है। ठीक है, क्वीन ऑफ डेरी गोट भी इसे सानिन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास यहाँ पर, विच गोट डिजीज इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा कैप्रिकोलम सब स्पीशीज कैप्री न्यूमोनिये। देखिए ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरह का यहाँ पर रहता है हमारे पास। ठीक है, इसके कारण क्या होती है, डिजीज होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा है ये। ठीक है, इसके द्वारा जो है क्या होती है, डिजीज एक होती है गोट में। वो कौन सी डिजीज है, जॉन्स डिजीज है, ब्लू टंग डिजीज है, या कंटाजियस कैप्रिन प्लूरोनिमोने सीसीपीपी डिजीज है, या मेस्टाइटिस है। बताइए कौन सी डिजीज जो है इसमें से इस कॉजल ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा के कारण जो है होती है। देखिए यहीं से आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, कहां से भाई, जो आपका क्या रहता है, प्लूरोनिमोनिया। ये जो डिजीज है पर्टिकुलरली देखा जाए तो किसके कारण होती है, माइकोप्लाज्मा के कारण जो है गोट्स में देखी जाती है। ठीक है, बिल्कुल सभी का बिल्कुल राइट आंसर है भाई। ठीक है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। किसके कारण होती है भैया, ये पर्टिकुलरली आपका होता है माइकोप्लाज्मा कैप्रिकोलम के कारण जो है ये डिजीज देखी जाती है। ठीक है, जो प्लूरोनिमोनिया डिजीज जो है गोट में होती है। क्लियर है। अब देखिए अगर इसके बारे में हम जनरली भी अगर बात करें, देखिए सभी डिजीजेज के और सभी के सभी एनिमल में अगर देखा जाए तो सिम्टम की अगर बात करें तो कलेक्टिव सिम्टम क्या होते हैं, कि उनमें जो है एक तरह से लॉस ऑफ एपेटाइट देखा जाता है भाई। क्या देखा जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट देखा जाता है। ठीक है, डिजीजेज वाले में सभी के साथ आप रिलेट करिएगा इस चीज को, लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख जो है नहीं लगती, इनको भूख नहीं लगती। और दूसरा क्या होता है इनमें, एनिमल्स में जब ये थोड़ा डिजीज से इन्फेक्टेड रहते हैं तो इनमें जो है मूवमेंट कम हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है इनकी, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। ये आपने ध्यान रखना है, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। ठीक है, ये ज्यादा घूमते फिरते नहीं है, चलते फिरते नहीं है। इनकी जो एक्टिवनेस है वो कम हो जाती है जब इनमें कोई डिजीज लग जाती है। ठीक है, या किसी डिजीज से ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं। खाना बंद कर देते हैं, भूख इनको नहीं लगती, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर देखा जाए तो ये चलना फिरना बंद कर देते हैं, एक ही जगह पर जो है ये रहते हैं, जिसे हम लेमनेस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, लेमलेसनेस। ठीक है, यानी कि लोकोमोशन में जो है यहाँ पर कमी आ जाती है, वो चल नहीं पाते। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम हर एक एनिमल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स शॉर्ट ईयर एंड हाई एडेप्टिविटी। बताइए भाई इनमें से किस ब्रीड के जो है कान, काफी छोटे छोटे कान उसके होते हैं, और देखा जाए तो यहाँ पर एडेप्टिबिलिटी उसकी काफी ज्यादा है, यानी कि हार्श कंडीशन में भी। एडेप्टिबिलिटी का क्या मतलब है, कि वो किसी भी कंडीशन, चाहे हार्श कंडीशन हो, एनवायरमेंट की कोई भी जो है यहाँ पर कंडीशंस हो, उसमें जो है इजीली वो क्या हो जाती है, अडेप्ट कर जाती है। तो ऐसी हार्श कंडीशन में जो है यहाँ पर कौन सा देखने को मिलता है, कौन सी ऐसी ब्रीड है, कान उसके बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं,
और कलर भी बता दूं, देखिए हमने क्लासेस में भी विद पिक्चर मैंने आपको बताया क्लासेस में, ब्लैक कलर की ये गोट होती है और हैवी गोट होती है, ठीक है, और काफी एक्टिव गोट होती है। ऑप्शन ए आंसर आ रहा है यहाँ पर, मनीषा जी, कृतिका जी, आशा जी, तनुजा जी, प्रीति जी, निकिता जी, ठीक है। कौन सी है? बिल्कुल सही, ठीक है, ला मांचा। ये जो ब्रीड है हमारे पास, ठीक है, ये कैसी होती है? हार्श कंडीशन के लिए अडेप्टिव ब्रीड जो है यहाँ पर रहती है। बिल्कुल, देखिए ब्लैक कलर की होती है, ठीक है, और इसके कान जो है छोटे छोटे होते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए व्हाट इज द आइडियल स्लोप ऑफ रूफ इन अ लीन टू गोट शेड फॉर प्रॉपर वाटर ड्रेनेज, ये आपको बताना है। देखिए यानी कि जो हम शेड तैयार करते हैं, देखिए कौन सा, जो लीन टू टाइप शेड होता है, जैसे पर्टिकुलरली जिसमें छत को इस तरह से क्या कर देते हैं हम, लीन कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, गोट हाउसेज के तौर पर। जब ये गोट हाउसेज तैयार किए जाते हैं तो छत को हम थोड़ा इसमें ये इस तरह से क्या कर देते हैं, लीन कर देते हैं। तो ये जो स्लोप है, पर्टिकुलरली जो आइडियल स्लोप है छत की, ठीक है, कितना जो है इसको झुकाया जाता है, कितनी आइडियल स्लोप जो है यहाँ पर रखी जाती है, चाहे हम सिंगल वाली बात करें चाहे दोनों साइड वाले हाउसेस की बात करें, ठीक है, किसी भी तरह के हाउसेस की अगर बात करें, चाहे सिंगल वाला हो चाहे दोनों साइड वाला हो, तो कितनी जो है यहाँ पर स्लोप रखी जाती है नॉर्मली। देखिए क्लासेस में भी ये अच्छे तरीके से मेंशन किया गया आपका। तो हाउसिंग से रिलेटेड कोई और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनते नहीं, तो ये जो क्वेश्चन है कुछ कुछ जो टेक्निकल क्वेश्चन वहां से बनते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, आशा किरण राणा जी का बिल्कुल सही है। देखिए 0.6 जिसका भी है वो राइट आंसर रहेगा, ठीक है, 0.6 मीटर, ठीक है, ये ध्यान देना आपने, क्या है, 0.6 मीटर तक का क्या होना चाहिए, उसमें जो है लीनिंग होनी चाहिए, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच डिजीज इन गोट इज ऑल्सो नोन एज ओवर ईटिंग डिजीज, बताइए किस डिजीज को जो है बकरियों में जो देखने को हमें मिलती है उसे ओवर ईटिंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। फूट एंड माउथ डिजीज को, जिसे हम एफएमडी भी कहते हैं, भाई फूट एंड माउथ डिजीज को क्या कहा जाता है, एफएमडी डिजीज भी कहा जाता है, खुरपका मुंह पका नॉर्मली कहते हैं इसे, ठीक है। इसके अलावा देखिए केसियस लिम्फेडेंटाइटिस हो गया, या इसके अलावा टेटनस हो गया, या इसके अलावा एंटेरोटोजीमिया, बताइए इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जिसे जो है ओवर ईटिंग डिजीज के नाम से जाना जाता है। सभी का देखिए बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसका भी है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं रहेगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। कौन सी डिजीज है भाई, एंटीरोटॉक्सीमिया जो डिजीज रहती है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है भाई, ओवर ईटिंग डिजीज। तो बस इतना याद रखना है, ज्यादा कोई याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, कि ओवर ईटिंग डिजीज के नाम से हम किसे जानते हैं भाई, एंटीरोटॉक्सीमिया को जो हम यहाँ पर जानते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एंटीरो यानी कि अंदर, टॉक्सीमिया यानी कि टॉक्सिसिटी हो गया। अब इंटरनल टॉक्सिसिटी कब होगी, जब हम किसी टॉक्सिन को खाएंगे, जब यहाँ पर जो है ओवर ईट कर जाती है तो फूड पॉइजनिंग एक तरह की वहां पर देखने को मिलती है, जिसके कारण जो है वहां पर टॉक्सिन प्रोड्यूस होना या फूड पॉइजनिंग जो है होना उनको क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो एंटीरोटॉक्सीमिया जो है ये कहलाती है डिजीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए विच ब्रीड इज नोन एज क्वीन ऑफ डेयरी गोट्स, तो इसको हम पहले ही बात कर चुके हैं अभी। बिल्कुल, देखिए पहले हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है, क्वीन ऑफ डेयरी गोट किसे जाना जाता है भाई, क्वीन ऑफ डेयरी गोट के नाम से किसे जानते हैं हम, सानिन को, ठीक है, किसे जाना जाता है, सानिन को जो है क्वीन ऑफ डेयरी गोट के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं अदर एग्जाम्स में, ठीक है, तो जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है अदर एग्जाम्स में यहाँ पर मोस्ट कॉमनली पूछे गए हैं, ठीक है, तो सभी को देखिए बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। सानेन जो ब्रीड रहती है इसे हम क्या कहते हैं भाई, क्वीन ऑफ डेयरी गोट हम इसे कहते हैं। लगभग 3 से 4 लीटर जो है पर डे तक किसकी क्या रहती है, 3 से 4 लीटर तक की जो है मिल्क यील्ड इसकी पर डे में देखी जा सकती है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, 3 to 4 लीटर पर डे जो है इसकी मिल्किंग देखने को हमें मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ बोर गोट ब्रीड, ये आपको बताना है भाई। देखिए हमने डिफरेंट ब्रीड में देखा था, एक ब्रीड थी बोर, ठीक है, बोर ब्रीड थी जिसकी जो है काफी हैवी बॉडी देखने को हमें मिलती है, ठीक है, कैसी होती है, काफी हैवी बॉडी जो है उस बोर ब्रीड में हमें देखने को मिलती है, ठीक है, कैसी बॉडी होती है उसकी, हैवी बॉडी होती है, और काफी विशाल काय जो है ये गोट होती है, काफी बड़ी होती है भाई।
तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका मेन ड्रॉबैक क्या है, यानी कि इसमें कमी क्या है, मुख्य कमी जो है इसमें क्या देखने को मिलती है? लो मीट यील्ड होती है इसमें, ये इसकी कमी है, या हाई डिजीज ससेप्टिबिलिटी है, या इसके लिए जो है न्यूट्रिशन हमें ज्यादा देना पड़ता है, ज्यादा जो है फीड खिलाना पड़ता है, या पुअर फर्टिलिटी रेट, इसकी जो है फर्टिलिटी रेट या इसकी जो उपजाऊ क्षमता है भाई, ठीक है, इसकी जो एक तरह से बच्चा प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो इसकी काफी ज्यादा पुअर है। तो बताइए इसमें से कौन सा जो है मेजर कमी देखने को मिलती है? अब अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर इसके सबसे अच्छे बेनिफिट की, तो सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि हाई मीट यील्डिंग है। कैसा है ये? हाई मीट यील्ड यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि इसका हैवी बॉडी होती है, अभी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मिल्क यील्ड भी यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलती है। बट इसके अलावा इसका कोई एक ड्रॉबैक होता है, जो इसकी जो ये दूसरा मीट यील्डिंग वाला फैक्टर है वो जो है इसके विपरीत बिल्कुल देखा जा सकता है। बताइए। बिल्कुल, देखिए जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो है न्यूट्रिशन भी उतना ही ज्यादा चाहिए, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये बहुत ज्यादा खाता है, काफी ज्यादा फीड करता है, इसके लिए न्यूट्रिशन भी उतना ही ज्यादा चाहिए जितना इसका बॉडी साइज है, बॉडी वेट जो है देखने को हमें मिलता है। तो इसलिए इसको खाना भी उतना ही पड़ेगा, तभी जाकर खिलाना इतना पड़ेगा, तभी जाकर कि ये जो है मीट यील्ड भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा, ठीक है। जैसे तो ये आपने ध्यान रखना है, बोर ब्रीड होगी मीट के लिए सबसे अच्छी ब्रीड होगी भाई यहाँ पर देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि हैवी बॉडी वेट होता है। और दूसरी तरफ मिल्क के लिए कौन सी होगी हमारे पास? सानेन ब्रीड होगी, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिए पोल्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास अब है कि इन पोल्ट्री फार्म लेआउट व्हाट इज द मिनिमम रिकमेंडेड डिस्टेंस बिटवीन ग्रोअर एंड लेयर शेड। जैसे कि हमने बात की थी कि जो एक पोल्ट्री हाउस तैयार किया जाता है, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके का है, तो पर्टिकुलरली क्या होता है भाई, एक एरिया स्टार्टिंग का होगा जहां से एंट्री एक जगह से होगी भाई पोल्ट्री फार्म के अंदर के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कैटेगराइज किया था कि स्पेसिफिक जगह उन्हीं के लिए बांटी जाएंगी। इसमें दो टर्म हमारे पास आई, एक होगी ग्रोअर, ठीक है, एक हो गया यहाँ पर लेयर, ठीक है। तो ग्रोअर और जो लेयरर्स हैं, और इसके अलावा एक होती है और कैटेगरी जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रॉयलर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉयलर्स जो है उन्हें कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, ब्रॉयलर्स ऐसे मुर्गे जिनको हम मीट पर्पज के लिए पाल रहे हैं, ठीक है, और इनकी जो एग यील्डिंग है वो काफी कम होती है। दूसरे लेयर्स जो बात करते हैं, तो लेयर्स देखिए लेइंग से मतलब हो गया यहाँ पर, डायरेक्ट सी बात है, ठीक है। लेइंग यानी कि एग लेइंग के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जो पाले किसके लिए जाते हैं? अंडों के लिए पाले जाते हैं। जैसे व्हाइट लेगहॉर्न इसमें सबसे अच्छी ब्रीड हमें देखने को मिलती है। कौन सी है? व्हाइट लेगहॉर्न ब्रीड सबसे ज्यादा क्या करती है? अंडा उत्पादन जो है करती है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए हमारे पास कौन से देखने को मिलते हैं? ग्रोअर मिलते हैं, ठीक है, यानी कि जिनको जो है किसके लिए? पर्टिकुलरली ब्रीडिंग वगैरह के लिए जो है एक तरह से जिनको रखा जाता है, स्टॉक जिनके लिए रखा जाता है। अब हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हम इनसे एग यूज करते गए, ब्रॉयलर से मीट यूज करते गए तो आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगी, तो उसके लिए ग्रोअर्स यहाँ पर रहते हैं जिनका रख रखाव एक तरह से जो चूजे हो गए वहां पर रख रखाव या ब्रीडिंग वगैरह जो की जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है अलग अलग क्या रहते हैं यहाँ पर प्रॉपरली, क्या है, अलग अलग चैम्बर्स इनके लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे इनके लिए अलग अलग क्या होते हैं? चैम्बर्स जो इनके लिए बनाए जाते हैं। तो जो यहाँ पर सिंपल सी बात पूछी गई कि जो ग्रोअर है और जो लेयर्स हैं उनके बीच में कितनी दूरी लगभग जो है देखने को मिलती है, कितनी दूरी जो है वहां पर होनी चाहिए उनके शेड के बीच में जहां उन्हें रखा जाता है। बिल्कुल देखिए जिसका भी ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 100 मीटर, ठीक है। बिल्कुल देखिए 100 से ही याद रह जाएगा, हमारे पास कॉमन सी टर्म है 100, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस इनके बीच में रखा जाता है। क्लियर भाई? ताकि जो है किसी भी तरीके की कोई कंटेमिनेशन वगैरह जो है यहाँ पर ना फैले, ठीक है, या कोई डिजीज हो गया या कोई डिसऑर्डर वगैरह कोई भी चीज, ठीक है, वो ना फैले यहाँ पर एक से दूसरे में किसी भी तरीके से ना फैले। अगला देखिए, विच टाइप ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग सिस्टम प्रोवाइड द बेस्ट बिहेवियरल एनरिचमेंट फॉर बर्ड्स लाइक डस्ट बाथिंग एंड स्क्रैचिंग। ये बताइए भाई। देखिए दो चीजें यहाँ पर आई, एक तो हो गया डस्ट बाथ, ठीक है, और एक हो गया स्क्रैचिंग। दो चीजें देखिए यहाँ पर है। तो नॉर्मली अगर देखिए डस्ट बाथ की अगर हम बात करें तो डस्ट बाथिंग का मतलब क्या होता है? जैसे पर्टिकुलरली आपने बर्ड्स को देखा होगा, पक्षियों को देखा होगा, वो जो है बिल्कुल जो है मिट्टी के अंदर या रेत के अंदर चले जाते हैं और अपने पंखों को वहां पर साफ करते हैं एक तरीके से, ठीक है, अपनी बॉडी को पूरी शेक करते हैं, तो उसे सैंड बाथ कहा जाता है, ठीक है। तो वो उनके लिए रिलैक्स फील कराता है, वो चीज जो उनकी प्रैक्टिस रहती है वहां पर, ठीक है, क्या है? रिलैक्स फील जो है उनके लिए कराती है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए स्क्रेचिंग हो गया, यानी कि नॉर्मली उनको जो है चोंच मारने की भी जो है क्या रहती है? एक तरह से आदत रहती है। जो मुर्गे होते हैं वो क्या करते हैं? चोंच जो है मारते रहते हैं। तो नॉर्मली ये उनके बिहेवियर में रहता है, इस तरीके का जो एक्ट होते हैं, ठीक है।
तो पर्टिकुलरली जो उनका नेचुरल ये बिहेवियर है, उस ऐसा नेचुरल बिहेवियर उनको इसमें से किस सिस्टम के अंतर्गत देखने को मिलता है, रख रखाव के किस सिस्टम में। जैसे एक है स्लैटेड फ्लोर सिस्टम, दूसरा है डीप लिटर सिस्टम, तीसरा है केज सिस्टम, चौथा है इंटेंसिव सिस्टम। तो देखिए ध्यान देना है, हमारे पास सिस्टम जो है एक तो हो गया इंटेंसिव, ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन सा हो गया, एक्सटेंसिव सिस्टम, ठीक है। कौन सा हो गया, एक्सटेंसिव सिस्टम या फ्री रेंज सिस्टम वगैरह जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो हो गया हमारे पास। तो इंटेंसिव सिस्टम के अंतर्गत ही हमारे पास केज सिस्टम भी होता है, इंटेंसिव के अंतर्गत ही हमारे पास जो है स्लैटेड फ्लोर सिस्टम भी यहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत है, ये इंटेंसिव सिस्टम के अंतर्गत ही यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और ये जो डीप लिटर सिस्टम है ये भी किसमें हमें देखने को मिलता है, इंटेंसिव सिस्टम के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। तो सारे के सारे किस में देखने को मिलेगा, हमें इंटेंसिव सिस्टम के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। बट अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो यहाँ पर सैंड बात ही कर पाएंगे, स्लैटेड फ्लोर पे भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, केज में भी नहीं कर पाएंगे, पिंजरे में भी नहीं कर पाएंगे, किस पे कर पाते हैं, ये डीप लीटर सिस्टम में कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर जो है बिल्कुल क्या होगा, लीटर बिछा हुआ होगा, ठीक है, क्या होगा, लीटर बिछा हुआ होगा, और उसमें ये इजीली जो है ये अपनी प्रैक्टिसेस को क्या कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पर है किसके अंतर्गत, ये सारे के सारे जो है इंटेंसिव सिस्टम के ही पार्ट रहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यही तीन देखिए हमने इंटेंसिव सिस्टम में पढ़ा था इनके बारे में, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, इन द स्लैटेड फ्लोर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन डिसएडवांटेज, ये आपको बताना है भाई, ठीक है। स्लैटेड फ्लोर सिस्टम में इनमें से कौन सी जो है एक क्या होती है, डिसएडवांटेज होती है, कौन सी जो है कमी यहाँ पर देखी जाती है, कौन सी सिस्टम है, स्लैटेड फ्लोर सिस्टम में, ठीक है। स्लैटेड फ्लोर सिस्टम क्या हुआ, जिसका जो फ्लोर होगा देखिए ऐसा, उसमें जो है थोड़े छिद्र छिद्र से होंगे इस तरह से, ठीक है। अब जरूरी नहीं गोल ही हो, वो ऐसे भी हो सकते हैं भैया, ऐसे भी हो सकता है वो, यानी कि बस उसमें से जो है मुर्गे के पैर नीचे ना धंसे, उस अकॉर्डिंग जो है उसमें बीच में इस तरह के पोर्शन छोड़े जाते हैं, स्लैट्स जो है छोड़े जाते हैं, जिसमें से जो एक तरह से उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल वो नीचे चला जाता है, नीचे कलेक्ट इजीली किया जा सकता है। तो इसमें मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि पुअर मैन्यूर मैनेजमेंट, इसमें हम मैन्यूर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर सकते, उनका जो एक्सक्रीटर है तो उसका प्रबंधन अच्छे से नहीं किया जा सकता। रिस्क रहता है देखिए यहाँ पर प्रीडेशन का, शिकार जो है यहाँ पर कर सकते हैं पक्षियों का, ये तो नहीं होगा भाई, ठीक है, शिकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जो है इंटेंसिव सिस्टम है, प्रोटेक्टेड सिस्टम होता है। तीसरा है फुट पैड डर्मेटाइटिस ड्यू टू फ्लोरिंग, जो फ्लोर है देखिए फ्लोर में डायरेक्ट उनके पंजे जो है रहेंगे, पैर उनके रहेंगे, तो उसके कारण जो है फुट पैड डर्मेटाइटिस जो है वहां पर फैल सकती है, क्योंकि इसी में जो है इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल भी इकट्ठा होता रहेगा। और इसके बाद देखिए लो स्टॉकिंग डेंसिटी की, स्टॉकिंग डेंसिटी यहाँ पर कम होती है। तो देखिए इंटेंसिव सिस्टम है तो स्टॉकिंग डेंसिटी तो यहाँ पर ज्यादा रहेगी। हाई रिस्क ऑफ प्रीडेशन ये भी यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है इंटेंसिव सिस्टम। इसके अलावा पुअर मैन्यूर मैनेजमेंट भी नहीं है, क्योंकि अच्छे तरीके से हम यहाँ पर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं एक तरीके से, अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर देखें, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो जाता है, इनके पैरों में जो है रोग लगने की, यहाँ पर जैसे जो फुट पैड डर्मेटाइटिस है, इस तरह के रोग फैलने के जो है यहाँ पर क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा जो है चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ये स्लैटेड फ्लोर होंगे इसमें जो है इनका एक्सक्रीटा चिपक जाएगा, बार बार इसी के ऊपर ये चलेंगे, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है एक्सक्रीटा के इनके पैरों के साथ कंटिन्यूसली बना रहेगा, तो उसके कारण फुट पैड डर्मेटाइटिस जो है देखा जा सकता है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर देखिए यहाँ पर है, वेरी गुड भाई, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट एज डू एग टाइप लेयर्स टिपिकली स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग्स इन लेयर फार्मिंग, बताइए भाई लगभग कितने समय के बाद जो है यहाँ पर, किस एज में, ठीक है, जो लेयरर बर्ड रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो अंडा देने वाली मुर्गियां होती हैं, वो कितने समय बाद जो है अंडा देना शुरू करती हैं, बताइए भाई। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी, जो लेयर बर्ड है लेयर फार्मिंग में वो जो है एक तरह से स्टार्ट कब करते हैं एग प्रोडक्शन करना, वो स्टार्ट कब करते हैं, कौन सी एज में जो हो एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल देखिए तनुजा जी का बिल्कुल राइट आंसर है, आयुषी जी, डॉक्टर तोशी जी, आंचल जी, शीतल जी, बिल्कुल सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, कंप्लीट टेबल में भी आपको ये मेंशन कर दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है 18 से 20 हफ्तों के बाद जो है कंप्लीटली क्या कर देते हैं, लेयरर जो है एग प्रोड्यूस करना जो है यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इतनी एज में जो है कौन से रहते हैं, लेयरर बर्ड्स जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, व्हाट इज द आइडियल विड्थ ऑफ एन ओपन साइडेड पोल्ट्री हाउस इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, ट्रॉपिकल कंट्रीज टू एंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन। देखिए हाउस की जो आइडियल क्या पूछी गई यहाँ पर, विड्थ पूछी गई, ठीक है, विड्थ पूछी गई, चौड़ाई पूछी गई, कितनी चौड़ाई का जो है यहाँ पर प्रॉपर एक हाउस होना चाहिए जिसमें अच्छे तरीके से जो है हवा का आदान प्रदान हो सके। पोल्ट्री हाउस जो कहाँ पर बनाया जाएगा, ट्रॉपिकल एरियाज में बनाया जाएगा। ट्रॉपिकल एरिया का मतलब क्या हो गया, जो कैसे एरिया होंगे, वार्म और ह्यूमिड होंगे, कैसे होंगे, वार्म भी होंगे और ह्यूमिड भी होंगे।
गर्मी भी वहां पर ज्यादा होगी और उमस भी वहां पर ज्यादा होगी, नमी भी जो है वहां पर जो उमस वाली नमी होती है, ठीक है, जो हवा में जो मॉइस्चर होता है उसकी मात्रा वहां पर काफी ज्यादा रहेगी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ठीक है, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कितना? लगभग 22 से 25 फीट, ठीक है, कितना होनी चाहिए चौड़ाई उसकी? 22 से 25 फीट, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, किस तरह का कंजेस्टेड या हवा के आने जाने में कोई दिक्कत वहां पर ना हो, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच पोल्ट्री ब्रीड इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग व्हाइट एग्स एंड हैज हाईएस्ट एग लेइंग कैपेसिटी अमंग मेडिटेरेनियन ब्रीड्स, ठीक है। मेडिटेरेनियन ब्रीड्स के अंतर्गत अगर हम बात करें तो देखिए अलग अलग ब्रीड है, जैसे लेगहॉर्न है, एस्ट्रोलॉर्प है, प्लाइमोथ रॉक है, रोड आइलैंड रेड RIR है। तो इन ब्रीड्स में से सबसे अच्छे तरीके से और सबसे ज्यादा एग देने वाली, और इसके अलावा जिसका जो एग कलर है प्योर व्हाइट देखने को मिलता है, वो कौन सी ब्रीड हमारे पास रहती है? बिल्कुल, देखिए पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इसके बारे में, ठीक है। जो व्हाइट लेगहॉर्न ब्रीड है उसकी जो एग यील्डिंग कैपेसिटी वो सबसे ज्यादा रहती है। बताइए अब आप लोग, कितने एग लेइंग जो है ये करती है, बताइए। इसमें एग लेइंग जो है कितनी देखी जाती है? कितने कैपेसिटी है भाई इसकी? एग लेइंग की कैपेसिटी कितनी है? मैक्सिमम एग देती है तो लगभग कितने मैक्सिमम एग देती है भाई? बिल्कुल, सभी का राइट आंसर है। अब बता दीजिए भाई कितने लेग एग जो है ये देती है? बिल्कुल, शीतल नेगी जी 320, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो इसकी जो एग लेइंग है लगभग 280 से लेकर के 320 तक जो है यहाँ पर देखी जा सकती है, ठीक है। 280 से लेकर के 320 एग्स जो है ये एक साल में दे सकती है ये मुर्गी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते देखिए, विच इज अ मेजर डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद द केज सिस्टम ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। देखिए जो केज सिस्टम है यानी कि जिसे हम पिंजरा प्रणाली कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है। मार्केट में भी जब आप आते जाते देखते होंगे तो जो मुर्गों को रखा रहता है तो वो किसमें? पिंजरों में रखा रहता है, तो वो केज सिस्टम होता है, पिंजरा प्रणाली जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इस केज सिस्टम की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, इसमें सबसे बड़ी जो है कमी क्या है? इसमें वेस्टेज हो जाती है फीड की सबसे ज्यादा, या दूसरा देखिए कि इसमें जो है एग के टूटने का जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा रहता है, या इसके अलावा देखिए यहाँ पर बात करें केज लेयर फटीग ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी। यहाँ पर देखा जाए तो जो इनमें जो मुर्गों को रखा जाता है उनको जो है चलने में दिक्कत हो जाती है, वो मूवमेंट नहीं कर पाते भाई, ये इसकी दिक्कत है सबसे बड़ी। या हाई स्पेस रिक्वायरमेंट पर बर्ड, कि यहाँ पर जो है प्रॉपरली खुला स्पेस जो है यहाँ पर मिलता है हर एक मुर्गी को, तो ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी। बिल्कुल जो है उनको पैक फॉर्म में रखा जाता है, इंटेंसिव तरीके से रखा जाता है, तो ऐसा नहीं कि उनको ज्यादा स्पेस मिलता है। थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? राइट आंसर रहेगा। सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ठीक है। कैसे? अभी ये नॉर्मली अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर जब वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, जब वो मुर्गा है मुर्गी है, ठीक है, जब प्रॉपरली मूवमेंट यहाँ पर नहीं कर पाएगा तो उसके कारण जो उसके फीट है, ठीक है, तो उनमें जो है उतनी क्षमता नहीं रह पाएगी। जब मूव नहीं करेगा, एक ही जगह रहेगा, तो उसकी जो है टांगे एक तरह से जाम जाएंगी भाई, जकड़ जाएंगी वो, तो वो प्रॉपरली चल नहीं पाएगा, लेमनेसनेस उसमें आ जाएगी वहां पर। तो वही यहाँ पर देखा जाता है केज सिस्टम में, कि जो केज लेयर फटीग ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी, ठीक है, क्या देखा जाता है यहाँ पर? थकान देखी जाती है उनमें, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण जो है मोस्ट कॉमनली उनमें वो और ज्यादा देखा जा सकता है, और ऊपर से वो मूवमेंट अलग नहीं करते, उससे और ज्यादा वो हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो है केज सिस्टम में देखी जाती है। बाकी यहाँ पर डेंसिटी तो क्या रहती है? मैक्सिमम जो है इंटेंसिव सिस्टम में यहाँ पर डेंसिटी देखी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम देखी जाती है, यहाँ पर अलग भी हमारे पास सिस्टम है, मोस्ट कॉमनली जो स्लैटेड फ्लोर है, डीप्लेटर है, ठीक है। यानी कि तीनों सिस्टम्स में देखा जाए तो काफी अच्छी खासी डेंसिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है पर बर्ड। देखिए यहाँ पर व्हाट इज द टिपिकल लाइव वेट ऑफ अ ब्रह्मा कॉक, ठीक है, जो एक ब्रीड है मुर्गे की, ब्रह्मा ब्रीड है। कलर में कैसा पैटर्न होता है इसका? ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न होता है इसका, ठीक है। मोस्ट कॉमनली थोड़े थोड़े ब्लैक पैचेस जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, ब्लैक पैचेस देखने को मिल सकते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो कैसे कलर का होता है ये? व्हाइट बॉडी इसकी रहती है, और काफी लार्ज ब्रीड ये होती है, बिल्कुल काफी बड़ा जो है ये मुर्गा हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो लाइव वेट है, ठीक है, वो कितना होता है वो बताइए भाई, ठीक है, वो पूछा गया। इसका जो लाइव वेट है वो कितना होता है? 2.5 से 3.5 किलो, या 4 से 4.5 किलो, 5 से 6 किलो, या 6.5 से 7 किलो? कितना वेट होता है इस ब्रीड का? ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा भाई, ठीक है, ऑप्शन सी जिसका भी है वो राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। कितना होता है?
5 से 6 किलो जो है यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, कितना देखा जा सकता है इसका जो लाइव वेट है वो 5 से 6 किलो तक का होता है। वहीं पर अगर इसके हम कार्कस वेट की अगर बात करें, देखिए इसके, ठीक है, कैरकस वेट की अगर यहाँ पर बात की जाती है तो कैरकस वेट जो है लगभग यहाँ पर 1 किलो तक रिड्यूस हो सकता है इसका। ठीक है, तो लगभग जो है 5 kg ऑन एन एवरेज जो है देखा जा सकता है। बाकी वेरी कर सकता है वो 4.5 से 5 किलो तक जो है वेरी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वायरल डिजीज इन पोल्ट्री इज ऑल्सो नोन एज फाउल पैरालिसिस एंड कॉजेज ट्यूमर्स इन नर्व्स एंड ऑर्गन्स। ये बताइए भाई, किस पोल्ट्री की डिजीज को जो है फाउल पैरालिसिस जो है यहाँ पर कहा जाता है। ओके, और इसके अलावा जिसमें जो है सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं, ट्यूमर हो जाते हैं, फफोले उनमें हो जाते हैं, उनके जो वेटल्स होते हैं, उनकी जो कलगी होती है, ठीक है, वेटल्स वगैरह होते हैं, उसमें उनको फफोले देखे जाते हैं। और अदर ऑर्गन्स में भी जो है क्या देखने को मिलते हैं, फफोले जो है वहां पर देखने को मिलते हैं, ट्यूमर्स देखने को मिलते हैं। किस डिजीज में ये देखा जाता है, मार्कस डिजीज में, या गुम्बोरो डिजीज में, न्यू कैसल डिजीज में, या इसके अलावा देखा जाए तो आपका फाउल पॉक्स डिजीज में, किस में देखा जाता है भैया। बिल्कुल, देखिए हर टाइप की ब्रीड में आपने, ठीक है, अगर आप मैक्सिमम याद नहीं कर पाते, वैसे तो हमारे पास जो है सारी की सारी ब्रीड दी गई ब्रीड है, ठीक है, क्वेश्चन तो किसी से भी बन सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए पहले तो यहाँ पर मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो लार्जेस्ट से ही बनते हैं, कि किसमें फैट किसमें ज्यादा पाया जाता है डेयरी ब्रीड में, किस बफेलो में ज्यादा फैट पाया जाता है, कौन सी ज्यादा जो है यहाँ पर मिल्क यील्डिंग ब्रीड है। ठीक है, तो यही ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। ठीक है, बाकी डिजीज से रिलेटेड आपके बनते हैं यहाँ पे। कुछ का ऑप्शन बी आ रहा है, कुछ का ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आंसर आ रहा है, तो देखिए जो ऑप्शन ए वाले हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा उनका। ठीक है, ऑप्शन ए जिनका है, ओके, कौन सी है, मार्कस डिजीज जो है आपके पास। ठीक है, जो मार्कस डिजीज है इसे जो है फॉल पैरालिसिस भी यहाँ पर कहा जाता है। जो मार्कस डिजीज का इन्फेक्शन यहाँ पर होता है तो ये जो है बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल एक जगह जो है बिल्कुल चुप होकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, बाकी देखिए एक और इंपॉर्टेंट डिजीज है यहाँ पर, कौन सी, न्यू कैसल डिजीज। अभी क्वेश्चन बनेंगे आगे रिलेटेड, बात करेंगे तब। ठीक है, चलिए देखिए अगला, देखिए विच पोल्ट्री डिजीज प्राइमरली अफेक्ट्स दी बर्सा ऑफ फेब्रिसियस causing immunosuppression in a young bird is 3 to 6 वीक। देखिए कौन सी बीमारी में जो है फेब्रिशियस थैली को प्रभावित करती है। ठीक है, जो बर्सा यानी कि क्या होता है, पैकेट्स या सैक्स या थैली जिसे हम कहेंगे एक तरह से, ठीक है, जो फेब्रिशियस पैक होता है, ठीक है, उसमें यहाँ पर इन्फेक्शन करता है। लगभग 3 से 6 सप्ताह के जो बच्चों में जो है इसकी प्रतिशतता जो प्रतिरक्षा है, ठीक है, वो कम करती है। यानी कि जो छोटे वर्ड होते हैं, जो छोटे बर्ड होते हैं 3 से 6 हफ्ते तक के होते हैं, उनमें ये ज्यादा इन्फेक्ट करती है, वो इसको प्रतिरोधकता जो है इसकी नहीं कर पाते। ऐसी जो है यहाँ पर कौन सी बीमारी है, एवियन एन्सेफेलोमाइटिस है, या इसके अलावा देखा जाए तो इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज है, या रानीखेत डिजीज है। बताइए कौन सी डिजीज है। देखिए अगर हम सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्टिव डिजीज मानी जाती है भाई यहाँ पर रानी खेत डिजीज मानी जाती है। ठीक है, कौन सी मानी जाती है, रानी खेत डिजीज जो है सबसे डिस्ट्रक्टिव डिजीज यहाँ पर मानी जाती है, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो पूरा का पूरा उनका फ्लॉक रहता है, ठीक है, यानी कि पूरा पूरा जो झुंड होता है उनका, उसी को वो पूरे के पूरे झुंड को खत्म कर देती है। अगर एक में फैल जाए पूरे के पूरे झुंड में जो है जल्दी से जल्दी उसका इन्फेक्शन इस रानी खेत डिजीज का जो हो जाता है और पूरे का पूरा क्या कर देती है, वो डैमेज कर देती है। तो अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर इसकी बर्सा फेब्रिसियस को जो इन्फेक्ट करती है वो है आपका इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कौन सी है, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, विच जूनोटिक पोल्ट्री डिजीज इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम एवियम एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एमेसिएशन एंड नोड्यूलर लेजन्स इन द लीवर एंड स्प्लीन। तो देखिए यहाँ पर एक डिजीज के बारे में पूछा गया जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म दे दिया गया है माइकोबैक्टीरियम एवियम। ठीक है, एक बैक्टीरिया कौन सा, माइकोबैक्टीरियम एवियम है। और इसमें सिम्टम की अगर हम बात करें तो देखिए नोड्यूलर लेजन देखे जा सकते हैं, ठीक है, फफोले देखे जा सकते हैं, कहां पर, लीवर और स्प्लीन में जो है ये देखे जा सकते हैं, यानी कि इंटरनल ऑर्गन को इन्फेक्ट करेंगे। और डिजीज कैसी है, जूनोटिक डिजीज है, ध्यान रखना है। जूनोटिक डिजीज क्या होता है, जो एनिमल से ह्यूमन में फैल सकती है, ऐसी डिजीज। ठीक है, एनिमल से जो ह्यूमंस में फैलती है ऐसी डिजीज को हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिए
कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पर? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी वहां पर इन्वॉल्व होता है। देखिए टीबी जो रोग होता है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस से टीबी, ह्यूमन में कौन सी जो टीबी होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है। तो यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम एवियम है। एवियम क्यों? क्योंकि बर्ड जो है क्या होते हैं? एवियंस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या है, एवियम जो है स्पीशीज जो है इन्वॉल्व रहती है माइकोबैक्टीरियम की, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है एवियन ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है भाई, यानी कि बर्ड में जो टीबी रोग होता है। बिल्कुल, देखिए जो एनिमल से ह्यूमन में फैलते हैं वो जूनोटिक डिजीज होती है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज अ प्रोटोजोन डिजीज इन पोल्ट्री कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लडी डायरिया एंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय एम्प्रोलियम, ठीक है। एम्प्रोलियम ड्रग के इस्तेमाल से जो है, एम्प्रोलियम वैक्सीनेशन के इस्तेमाल से क्या किया जा सकता है भाई? इस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। और इस डिजीज के जो सिम्टम है उसमें ब्लडी डायरिया देखने को जो है मिलता है, ठीक है। तो वो कौन सी डिजीज? साल्मोनेसिस है, कॉक्सीडियोसिस है, एस्परजिलोसिस है या फॉल कॉलेरा है? किस डिजीज में ये देखने को मिलता है भाई? बताइए कौन सी डिजीज इस तरह की है जिसमें जो है ब्लडी डायरिया देखने को मिलता है? बिल्कुल विश्वराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है, विश्वराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉक्सीडियोसिस डिजीज है, ठीक है, ध्यान देना है। तो देखिए सिम्टम ब्लडी डायरिया जो सिम्टम है किस में देखने को मिलता है? कॉक्सीडियोसिस डिजीज में देखने को मिलता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास, व्हाट इज द रिकमेंडेड डेप्थ फॉर वाटर कंटेनर्स इन एन इंटेंसिव डक फार्मिंग सिस्टम? बताइए भाई। देखिए इंटेंसिव डक फार्मिंग सिस्टम में जब हम डक यानी कि बतखों को जो पालते हैं उसमें उनके लिए देखिए जो वाटर कंटेनर हम इस्तेमाल करते हैं किस शेप के भाई? शेप की ध्यान रखनी है, कैसे? वी शेप के इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? वी शेप के, क्योंकि इसमें से प्रॉपर्ली वो फूड और पानी इजीली क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं वी शेप वाले कंटेनर से, ठीक है। क्योंकि उनकी चोंच होती है, बीक होती है, तो वो अगर ऐसा चौड़ा कंटेनर उनके लिए दे दिया जाए, ऐसा कंटेनर दे दिया जाए तो उससे प्रॉपर्ली वो वही ना तो खा पाएंगे ना पी पाएंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। यहाँ वो चोंच अपनी अच्छे से नहीं गाड़ पाएंगे। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें प्रॉपर्ली जो है वो अपनी चोंच को इंसर्ट करके जो है फूड फीड या वाटर जो है ले सकते हैं। तो ऐसे वी शेप के कंटेनर देखिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कितनी लगभग इसकी गहराई कितनी होनी चाहिए वो बताना है आपको। लगभग कितनी गहराई जो है यहाँ पर होनी चाहिए इस कंटेनर की? 5 से 7 सेंटीमीटर, 13 से 15 सेंटीमीटर, या 8 से 10 सेंटीमीटर, या 20 से 22 सेंटीमीटर? कितनी होनी चाहिए भाई? बिल्कुल 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 भाई, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। कितना होगा भाई? 13 से 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान रखना 13 से 15 सेंटीमीटर तक की जो है इसकी डेप्थ हो सकती है, जिसमें वो आसानी से इजीली जो है अपनी गर्दन को भी इंसर्ट करके अपनी चोंच की मदद से जो है खा पी सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज द आइडियल प्रोटीन परसेंटेज इन फीड फॉर एग लेइंग डक्स? देखिए बताइए प्रोटीन परसेंटेज जो है फीड में कितनी होनी चाहिए जो एग लेइंग डक्स है, यानी कि जो अंडा देने वाले बतख हैं उनके लिए उनके खाने में, भोजन में, आहार में कितना जो है प्रोटीन हमें देना चाहिए? तो देखिए इसकी अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है 22 से 24% देना चाहिए भी प्रोटीन, उसमें होना चाहिए 20% प्रोटीन होना चाहिए, 16% होना चाहिए, 18% होना चाहिए। कितना परसेंट प्रोटीन होना चाहिए? तिलक सिंह जी बिल्कुल सही भाई, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है भाई आपका, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कितना होना चाहिए भाई? 16% प्रोटीन होना चाहिए, ध्यान रखना है कितना होना चाहिए? 16% प्रोटीन जो है डाइट में होना चाहिए जो एग लेइंग डक्स हैं। क्लियर है? देखिए 18 आपके पास दूसरी और एक क्लास रहती है, ठीक है, उसमें हमारे पास उसको हम आगे भी इंक्लूड करेंगे, उसको भी इंक्लूड करेंगे। 17 18 दो आपकी डकरी से रिलेटेड दो क्लासेस हमारे पास देखने को मिलती है, ठीक है, दो क्लासेस है डकरी से रिलेटेड भी। एक को हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, दूसरी को जो है नेक्स्ट में इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा, रिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है, चलिए तो आप रिवाइज कर लीजिएगा, अगली बार फिर से इंक्लूड कर देंगे इसके क्वेश्चंस को, ठीक है, फिर से इंक्लूड कर देंगे अगली बार। अभी आप जो है जनरली देखते रहिए इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अगली बार फिर से अगले क्लास पे हम इंक्लूड कर देंगे, दूसरे क्वेश्चन बना करके जो इससे बनते हैं उनको इंक्लूड कर देंगे इसमें, ठीक है भाई। देखिए इंक्यूबेशन पीरियड जो है मस्कोवी डक्स के लिए कितना रहता है? इंक्यूबेशन पीरियड जो है मस्कोवी
डक्स में कितना देखने को मिलता है, ये आपको बताना है भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जो मस्कोवी ब्रीड आती है देखिए, ठीक है, उसमें जो लगभग 33 से 35 दिन तक का क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जो है वहां पर देखने को मिलता है। ओके भाई, ओके, ठीक है, यहाँ पर जनरली देख लेते हैं, नेक्स्ट में हम फिर से इसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर से इसको पढ़ेंगे हम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को नेक्स्ट फिर से लाया जाएगा। बाकी जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं इनको भी थोड़ा याद रखिएगा तब तक। ठीक है, बाकी आप जब पढ़ेंगे इसके बारे में तब आप डिटेल में जान पाएंगे इसके बारे में फिर। ठीक है, देखिए, विच ब्रीड इज मोस्ट सुटेबल फॉर कमर्शियल एग प्रोडक्शन, बताइए इनमें से कौन सी ब्रीड जो है कमर्शियल एग प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है डक्स के अंतर्गत, अगर हम यहाँ पर बात करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सी रहती है हमारे पास, नॉर्मली अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो ब्रीड है, ठीक है, कौन सी है, खाकी कैंपबेल ब्रीड है। कौन सी हो जाएगी, खाकी कैंपबेल ब्रीड जो हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, खाकी कैंपबेल ब्रीड। ओके, जो एग लेइंग जिसमें जो है देखा जाए तो कमर्शियल लेवल के लिए जो है सूटेबल एग लेइंग यहाँ पर देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन पर आते देखिए। ठीक है, बाकी डिटेल में आप क्लास में पढ़ लीजिएगा, बाकी इससे रिलेटेड और हम क्लास जो है फिर से क्वेश्चन लाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसके क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे नेक्स्ट में। देखिए अगला, विच डिजीज इन डक्स इज कॉज्ड बाय अ हर्पिस वायरस एंड हैज नो ट्रीटमेंट, बताइए हर्पिस वायरस के कारण एक डिजीज होती है डक में और इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है भाई। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो है नहीं है, बस प्रिवेंशन की जा सकती है, बचाया जा सकता है इससे। तो बताइए कौन सी डिजीज है ये, तो कौन सी हो जाएगी, प्लेग हो जाएगी। ठीक है, तो प्लेग ऐसी भी डिस्ट्रक्टिव डिजीज रहती है, तो यहाँ पर भी जो प्लेग है, जो डक प्लेग है, वो ऐसी डिजीज है जिसका इलाज नहीं है, प्रिवेंशन इसकी हो सकती है, इससे बचाव किया जा सकता है। ठीक है, और हर्पिस वायरस के कारण होती है। अगला देखिए, व्हाट इज द रिकमेंडेड स्पेस पर डक इन एन इंटेंसिव हाउसिंग सिस्टम, देखिए कितना स्पेस जो है पर्टिकुलरली इंटेंसिव सिस्टम के अंतर्गत जो है डकरी सिस्टम में प्रोवाइड किया जाता है, ये क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे। ठीक है, तो पर्टिकुलरली कितना होना चाहिए भाई, लगभग 10 से 12 स्क्वायर फीट का स्पेस। ठीक है, कितना, 10 से 12 स्क्वायर फीट स्पेस जो है पर्टिकुलरली प्रोवाइड यहाँ पर कराया जाना चाहिए। सॉरी, ठीक है, कितना, 4 से 5 भाई। ठीक है, 4 से 5 रहता है हमारे पास। ठीक है, 10 से 12 नहीं, 4 से 5 स्क्वायर फीट भाई। 10 से 12 में तो हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएंगे। ठीक है, ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आपके पास। ठीक है भाई, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भाई बिल्कुल। अगला बात करते देखिए, व्हाट इज द करेक्ट मेल टू फीमेल रेशो फॉर डक्स इन मीट प्रोड्यूसिंग ब्रीड, बताइए भाई मीट प्रोड्यूसिंग ब्रीड में जब क्या करते हैं यहाँ पर पर्टिकुलरली, जब क्या कराया जाता है भाई, नॉर्मली जब मीटिंग वगैरह कराई जाती है, ठीक है, कॉपुलेशन कराई जाती है, ब्रीडिंग कराई जाती है, तो कितना रेशो जो है वहां पर होना चाहिए, मेल टू फीमेल रेशो जो है कितना होना चाहिए वहां पर। 30 क्वेश्चन है मनीषा जी हमारे पास। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, बस 3 क्वेश्चन बचते हैं इसके बाद। ठीक है, तो ध्यान रखना है 1:4 याद रखना आपने। ठीक है, 1:4, 1:4 याद रखना है। मेल कितने, एक, और फीमेल जो फ्लॉक्स रहती हैं या फीमेल जो फॉल्स रहती है कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए प्रॉपर ब्रीडिंग के लिए, अगर हम मीट प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स में क्या करा रहे हैं, ब्रीडिंग करवा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफ्लाटॉक्सिकोसिस इन डक्स, बताइए भाई एफ्लाटॉक्सिकोसिस यानी कि एफ्लाटॉक्सिन के कारण हुई डिजीज, यानी एफ्लाटॉक्सिन अगर क्या कर ले भाई, ज्यादा इनहेल इनहेल नहीं, इंजेस्ट कर ले, खा ले भाई, किसी डाइट में खा ले, जैसे मोस्ट कॉमनली जो ग्राउंड नट होता है, अगर डाइट में हमने जो है ग्राउंड नट से रिलेटेड फीड जो है इसमें ऐड किया है उनके लिए, तो मे बी उसमें क्या हो सकता है, एफ्लाटॉक्सिन जो है वहां पर हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, अफ्लाटॉक्सिन जो है वहां पर हो सकता है, और अफ्लाटॉक्सिन की टॉक्सिसिटी जो है एफ्लाटॉक्सिकोसिस जो है देखा जाता है। और वो कौन प्रोड्यूस करता है भी, एस्परजिलस फ्लेवस प्रोड्यूस करता है, और एस्परजिलस पैरासिटिकस भी आता है भाई इसमें। ठीक है, एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस पैरासिटिकस, तो ये दो जो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेन रहते हैं इसके, ये प्रोड्यूस करते हैं। बाकी एस्परजिलस नाइगर है, तो नाइगर के भी कुछ स्ट्रेन है। ठीक है, सारे के सारे नहीं, ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास अगर हो भी तो मेजरली देखा जाए तो इसके कुछ ही स्ट्रेन जो नाइजर है, इसके कुछ स्ट्रेन, बाकी फ्लेवर्स और पैरासिटिकस दोनों के दोनों जो है एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज द रिकमेंडेड लाइट ड्यूरेशन पर डे टू मेंटेन एग प्रोडक्शन इन डक्स, देखिए पर्टिकुलरली कितनी लाइट ड्यूरेशन जो है प्रोवाइड कराई जानी चाहिए जिससे जो एग प्रोडक्शन है डक्स में उसको प्रॉपरली जो है एक तरह से
प्रबंधन उसका किया जा सकता है, मेंटेन उसको किया जा सकता है। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर रहेगा कितना भाई, 14 से 16 घंटे तक की लाइट जो है अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, कितनी, 14 से 16 घंटे तक की लाइट यहाँ पर अवेलेबल हो, जिसमें प्रॉपर जो है वहां पर एग लेइंग जो या एग प्रोडक्शन जो है देखी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर डार्कनेस में उन्हें ज्यादा रख दिया, अब यहाँ पर लाइट का क्या रिलेशन है भाई, तो जैसे कि अगर आपको देखिए ज्यादा समय के लिए अंधेरे में ही बंद कर दे, जैसे अब आजकल थोड़े भी समय के लिए लाइट जाती है तो सारे जो है बिल्कुल हड़बड़ा जाते हैं, बिल्कुल जो है एक तरह से ना तो फंक्शन कर पाते हैं ना कोई काम कर पाते हैं, बिल्कुल से चुप एकदम से, बस लाइट आने का इंतजार। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो बर्ड्स या जो भी एनिमल है वो उनको भी जो है लाइट पसंद रहती है, ऐसा नहीं कि उनको अंधेरे में ही रखना जो है अंधेरे में ही रहना पसंद होता है, उनको भी लाइट की जरूरत होती है। और अगर प्रॉपर तरीके से लाइट ना मिले तो उनकी भी एफिशिएंसी जो रहती है, उनके कार्य करने की क्षमता, और यहाँ पर कार्य तो नहीं कराया जाएगा उनसे, तो यहाँ पर क्या होगा, या तो मीट प्रोडक्शन या उनसे जो है एग प्रोडक्शन, तो वो प्रॉपर तरीके से उनमें नहीं हो पाती, उनकी एफिशिएंसी जो है कम हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है। पर लगभग अगर 14 से 16 घंटे तक की प्रॉपर लाइट उनको मिले तो एफिशिएंसी जो उनकी बनी रहती है। ठीक है, ओके भाई, क्लास आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, अभी आप इसको ध्यान रख लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको इंक्लूड करेंगे भाई आयुषी जी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, विच हाइब्रिड डक इज स्टेराइल एंड ओनली यूज्ड फॉर मीट प्रोडक्शन। देखिए इनमें से देखा जाए तो कौन सा क्रॉस ऐसा है जो स्टेराइल क्रॉस कहलाता है, यानी कि इस क्रॉस से बनने वाला जो डक होता है वो बिल्कुल स्टेराइल होता है, वो आगे जो है जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है हमारे पास, म्यूल डक है। ठीक है, कौन सा, जो म्यूल डक है कैसा होता है, ये स्टेराइल होता है। ठीक है, कैसा होता है, ये स्टेराइल स्पीसीज जो है ये देखने को मिलती है, और ये एक तरह की क्रॉस ब्रीड हमें देखने को मिलती है। बाकी डिटेल में देखिए हम नेक्स्ट सेशन में जब आप कंप्लीट जो इस क्लास को कर लेंगे उसके बाद जो है कंप्लीट हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाकी अभी किसका कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है भाई। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड किया जाएगा सारा का सारा जो डकरी आपका है इसमें, वो नेक्स्ट क्लास में हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, बताइए भाई अभी किसी का कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। बाकी देखिए रेगुलर क्लासेस करते रहिए। ओके, और जो क्विज मिल रही है उसको साथ ही साथ अटेम्प्ट करते रहिए अच्छे। देखिए आप वीडियो क्वालिटी को लो में एडजस्ट किया कीजिए। ठीक है, वीडियो क्वालिटी को आप लो में एडजस्ट किया कीजिए, तब आपका डेटा जो है कम लगेगा वहां पर, नहीं तो ज़्यादा जो है वहां पर आपका डेटा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, आप कम क्वालिटी में देखा कीजिए क्लासेस को, 1:5। बाकी देख लीजिएगा, देखिए इसको शीतल नेगी जी कह रही है 27 में जो है 1:5। देखिए इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो 1:4 रहता है, बाकी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप फिर से इसको एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जी हाँ, देखिए जितने भी लाइव सेशन होते हैं आयुषी जी सभी का जो है पीडीएफ अवेलेबल होगा, इसका भी पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, देखिए इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर में मात्र 6 क्लासेस हमारी बची हुई है वहाँ पर। ठीक है, जिसमें फ्लावर रिलेटेड 3 क्लासेस जो है हमारे पास फ्लावर रिलेटेड हो जाएंगी, उसमें कवर कर लेंगे 3 क्लासेस में लगभग। ठीक है, उसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट रिलेटेड एक क्लास बचती है आपके पास। ठीक है, बाकी 2 क्लासेस में हम जो है स्टेटिस्टिक्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लगभग 6 क्लासेस आपकी बचती हैं, 6 क्लासेस में पूरी आपकी जो है नेक्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। देखिए बुक में किसी भी तरह के एमसीक्यू इंक्लूड नहीं किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि अलग से आपको एमसीक्यू और ये प्रैक्टिस सेशन मॉक टेस्ट वगैरह तो अलग से आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, बाकी वो कंप्लीट जो है रेफरेंस रिलेटेड बुक आपके लिए रहेगी, कंप्लीट रेफरेंस बुक है, इसमें एमसीक्यू इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ओके, देखिए अगली बार कंप्लीट आपको बता दिया जाएगा, हम फिर से डकरी के बारे में बात करेंगे, तब इन क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, जी नहीं, देखिए पोल्ट्री फीड का डेटा याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बट फेज याद करने की जरूरत है, कैसे कैसे दिया जाता है, किसको कौन सा राशन प्रोवाइड किया जाता है, वो चीज़ें। बाकी ओवरऑल हर एक चीज़ को पढ़ने की वहां पर जरूरत नहीं है। देखिए जी विद इन टाइम कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, विद इन टाइम आपका बैच कंप्लीट होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस चीज़ से। देखिए फिलहाल तो आप जो है स्टोर सेक्शन में, एप्लीकेशन में जाकर के स्टोर सेक्शन में जाकर के जो है बुक ऑर्डर कर सकते हैं।
ठीक है। बाकी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी लिस्ट कराया जाएगा, तो आपको बता दिया जाएगा, अगर होगी तब भी बता दिया जाएगा। बाकी इस चीज़ से रिलेटेड देखिए आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर यहाँ पर दिख रहा है, आप कॉल करके जो है यहाँ से जानकारी ले सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। स्लोप लीनिंग किस लिए होता है? तो देखिए प्रीति जी, स्लोप लीनिंग पर्टिकुलरली जैसे हाई रेनफॉल रीजन्स वगैरह हो गया, ठीक है, या पर्टिकुलरली हवा जो है अगर सीधा छत रहता है, देखिए इस तरह का अगर छत रहता है नॉर्मली, ठीक है, अगर लीन रहेगा, देखिए इस तरह से अगर हाउस जो है कैसा रहेगा, ऐसा लीन रहेगा, तो जो हवा यहाँ से आ रही है गुजर रही है, तो नॉर्मली वो जो है इस तरह से बाहर को निकल जाएगी, ठीक है, इस तरह से जो है वो बाहर को निकल जाएगी हवा। बट जब छत क्या रहती है, बिल्कुल ऐसे सीधे रहेगी, और उसमें ये छज्जा देना भी जरूरी रहता है, जो ये वाला रहता है, ठीक है, छज्जा भी जरूरी रहता है, तो यहाँ से डायरेक्ट जो है हवा टकराएगी यहाँ पर, ठीक है, वॉल पे टकराएगी, और इससे प्रेशर ऊपर की ओर बढ़ेगा, यहाँ पर ऊपर की ओर प्रेशर बढ़ेगा, तो वो छत को जो है कई बार उड़ा करके ले जाता है, तो इसलिए जो है लीन कर दिया जाता है। और ऊपर दूसरी बात अगर बात करें, तो इसमें जो है पानी रुकने का जो है काफी ज्यादा खतरा रहता है, और अगर पानी थोड़ा भी रुका तो अंदर के लिए जो है वो यहाँ पर आना शुरू कर देगा, भाई टपकना शुरू कर देगा। तो एक तो ये रीजन रहता है, दूसरा देखिए बारिश का पानी जो है इजीली यहाँ से क्या हो जाता है, नीचे गिर जाए, इसके लिए भी जो है पर्टिकुलरली लीन टू टाइप ये हाउसेस बनाए जाते हैं, ठीक है। पायल शर्मा, देखिए बस आप इतना जान लीजिए कि आपके जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल पोल्ट्री फीड होते क्या हैं, ठीक है, और मेजरली उनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हम ऐड करते हैं, तो ऊपर ऊपर से आप इनको याद रख सकते हैं, बाकी ऐसा अमाउंट पर्टिकुलरली आपको याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये समझने के लिए है कि कंसेप्ट समझने के लिए आपको वो प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, कंसेप्ट समझने के लिए प्रोवाइड किया गया है कि होता क्या है नॉर्मली, कि कन्वेंशनल और जो आपका दूसरा नॉन कन्वेंशनल पोल्ट्री फीड है वो कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आपके इंडियन फार्मिंग सिस्टम कंप्लीट होगा, वैसे ही उसके बाद जो है हम इंडियन जो आपका इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उस यूनिट पर जाएंगे, ठीक है। बाकी देखिए कुछ टॉपिक आपके यहाँ पर ऐसे भी हैं जिसमें अगर हम बात करें तो आपका पर्टिकुलरली वो रिपीट हुए हैं दूसरे सेक्शन में भी, तो वहाँ पर एक साथ ही हम बात कर लेंगे क्रॉप रिलेटेड दूसरे सेक्शन में, दूसरे यूनिट में। बाकी यहाँ पर हम सारा का सारा जो ये एनिमल रिलेटेड या लाइफ स्टॉक रिलेटेड, ये सारा का सारा यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बाकी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी लाइव सेशन को फिर एंड करते हैं। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे पास क्या रहता है, एक तरह के ये मेथड होता है जहां पर हम जो है डीएनए लेवल पर काम करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर काम करते हैं, ठीक है। दो तरीके से आपको समझना है यहाँ पर, सबसे पहले हमें ये चीज जाननी है कि एक तो होता है ब्रीडिंग आपका, ठीक है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग, जहां पर जो है दो फसलों को उगाया जाएगा खेतों में, और उसके बाद जो है उन खेतों में उन लगी हुई फसलों जब अपनी फ्लावरिंग स्टेज पे पहुंचती है तो उनके बीच में जो है क्रॉसिंग करवाई जाएगी, पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा का जो है प्रॉपर कॉन्टेक्ट कराया जाएगा, ठीक है। एक तो ये होता है कन्वेंशनल ब्रीडिंग में कि खेतों में हमें फसलें लगानी पड़ रही है, तब जाकर के उसमें उनके एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे में आएंगे, जो उनसे हाइब्रिड तैयार होगा। इसके अलावा दूसरी तरफ हमारे पास होती है इंजीनियरिंग की, जब बात आती है तो यहाँ पर हम इस तरह का कन्वेंशनल मेथड फॉलो नहीं करते। जेनेटिक इंजीनियरिंग में डायरेक्ट हम उस क्रॉप के डीएनए को लेते हैं या सेल को लेंगे, सेल लेवल पर डीएनए लेवल पर जो है काम किया जाता है, जो पर्टिकुलर जीन रहता है उसमें एडिटिंग कर देते हैं, हाई यील्डिंग वाला जीन डाल देंगे, और इसमें क्या होता है, इसमें कई बार प्लॉइडी लेवल में चेंज आता है, ध्यान देना है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग है, क्रॉस हो रहा है प्रॉपरली तो वो नेचुरल तरीके से हो रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है आर्टिफिशियल तरीके से हो रहा है, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर का पूरा पूरा सेट कई बार ऐड हो जाता है, पूरा का पूरा सेट कई बार डिलीट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसमें कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं, और इनमें फायदा क्या है, देखिए फ्यूचर ट्रेंड किस तरह से है इसमें, कि अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग की तो उसमें ज्यादा समय की जरूरत नहीं रहती, कि हमें जो है एक बड़े खेत की जरूरत है, बड़े खेत में हमें उसे उगाना पड़ेगा, 5 से 6 सालों तक जो है क्रॉसिंग करवानी पड़ेगी तब हाइब्रिड बनेगा, ये नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जो है लेबोरेटरी कंडीशन में काम करते हैं और प्रॉपरली लैब में ही जो है पूरा का पूरा एक न्यू वेराइटी जो है तैयार कर ली जाती है यहाँ पर, जिसमें जो पर्टिकुलर एक वेराइटी है उससे ज्यादा ही कैरेक्टरिस्टिक वहां पर देखने को मिलते हैं, तो उसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये रहता है कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग नेचुरल होती है और उसमें किसी तरह का क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। बट जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है यहाँ पर कई बार पूरा का पूरा सेट भी ऐड करना पड़ जाता है और क्रोमोसोम भी जो है एक्स्ट्रा से ऐड करने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर और जो प्लॉइडी लेवल होता है उसमें काफी ज्यादा चेंज देखे जाते हैं।
ठीक है। इससे नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी देखिए हमारी जो आपको अवेलेबल कराई जाएंगी क्लासेस, ठीक है, उससे रिलेटेड डाउट होगा, बाकी आप शेड्यूल में देख सकते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे पास एक तरह से टाइम कम लगने वाली प्रोसेस है और इजीली हो जाएगी। बड़े बड़े एरिया की जरूरत नहीं है, हमें सीजन का वेट करने की जरूरत नहीं है कि आज जो है सीजन शुरू होगा तो तभी उस क्रॉप को लगाया जाएगा, तो ये सारी चीजों की जरूरत नहीं रहती वहां पर। तो देखिए दोनों ऐड कर लेंगे इसमें, ठीक है। ओके, ध्यान रखना आपने, ठीक है, तो दोनों का 1:4 और 1:5, ठीक है। 4:5 अगर है तो 1:4 और 1:5, तो वहां पर आप दोनों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑप्शन को ही करेक्ट मत मानिएगा वहां पर, अगर पूरा का पूरा है तो दोनों आपका वहां पर माना जाएगा, ठीक है। बट ज्यादातर अगर देखा जाए तो जो कमर्शियल फार्मिंग है, कमर्शियल रियरिंग है, वहां पर 1:4 इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वो करेक्ट आंसर किया गया था चूज आपका, ठीक है। ओके, बाकी कोई डाउट है, बाकी कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। चलिए बताइए जल्दी से। क्लियर है भाई? चलिए, तो देखिए जो भी क्लासेस मिल रही हैं, क्विजेज मिल रही हैं, सही से अटेम्प्ट कीजिए। जो भी डाउट आ रहा है, इस तरीके का कोई डाउट आ रहा है तो उसको क्लियर ही कीजिए पहले, ठीक है, उसको जरूर क्लियर कीजिए यहाँ पर। चलिए तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव डॉट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।